तो आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे वर्किंग विद एरेज में टाइप्स ऑफ एरेज इन सिंटेक्स। पहला होता है वन डायमेंशनल एरे। इसे हम शॉर्ट में वन डी एरे भी कह सकते हैं। नीड टू स्पेसिफाई ओनली सिंगल साइज। अब देखिए इसका सिंटेक्स कैसा है, एक एग्जाम्पल और फिगर। सिंटेक्स कहता है कि पहले डेटा टाइप लिखिए आप, फिर जो भी आप एरे का नाम देना चाहें और फिर जो भी मैक्स साइज देना चाहें। यहाँ पे आपको मैक्स साइज देनी पड़ती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं इंटीजर ए ऑफ साइज 10, या आपका देखो हमने काफी दिन पहले कैरेक्टर सीखा था, कैरेक्टर नेम ऑफ साइज 20। तो दोनों ही वन डी एरे हैं। अब इनके फिगर की अगर हम बात करें तो फिगर कुछ ऐसा क्रिएट होगा। हमने एक वेरिएबल ए बनाया है फ्रेंड्स। वेरिएबल ए को 10 मेमोरी लोकेशंस मिल जाएंगे। अब क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है तो इससे इंडेक्स 9 तक जाएगा। अगर हम कैरेक्टर एरे एन की बात करें तो यहाँ पे साइज 20 दी हुई है, तो 20 हाउसेस यहाँ पे बन जाएंगे। हालांकि यहाँ जगह कम है तो मैं नंबरिंग शॉर्ट में कर रहा हूँ, 0 1 2 3 ऐसे ही चलते 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 18 और 19। अब कैरेक्टर एरे की खासियत होती है, कैरेक्टर एरे में जरूरी नहीं कि हम उतना ही डेटा डालें जितना साइज हमने दिया है। जैसे मान लीजिए कि किसी फ्रेंड का नाम है राज, हालांकि हमने साइज दिया 20 लेकिन उसका नाम केवल 3 लेटर्स का है। तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट हो जाता है, जैसे हम कहते हैं नल कैरेक्टर। ये रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ स्ट्रिंग को, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो आज जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें इस कंसेप्ट का भी यूज करना होगा। अब हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों मल्टी डायमेंशनल एरे। हैविंग टू और मोर साइज स्क्रिप्ट्स। तो जिसमें दो या दो से अधिक साइज दे तो वो कहलाएगा मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें भी 2D एरे हो सकता है, 2 डायमेंशनल एरे। अब इसका सिंटेक्स कैसा रहेगा देखा जाए और एग्जाम्पल देखा जाए। तो मैं लिख रहा हूँ डेटा टाइप सबसे पहले, फिर एरे का नाम और फिर जो भी साइज देना चाहें, साइज 1, साइज 2। इसको हम रो कहें तो ज़्यादा अच्छा, रोज और कॉलम्स। हालांकि नाम आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन रोज और कॉलम से समझने में आसानी होगी। जैसे हमने कहा इंटीजर मैट्रिक्स, हम सभी ने स्कूल लाइफ में मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मैं 3x3 की मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ। अब देखिए इसका फिगर कैसा बनेगा। तो सिस्टम को बनाने पड़ेंगे दोस्तों 3 रोज और 3 कॉलम्स। ये 3 रोज बन गई। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडेक्स 0 से शुरू होता तो ये नंबरिंग 0 से शुरू होगी, तो मैथमेटिक्स में नंबरिंग 1 से करते तो यहाँ पे 0 से करते हैं। अब इसमें कॉलम्स भी 3 है।
अब क्योंकि कॉलम्स भी 3 है तो कॉलम्स की नंबरिंग भी होगी 0 1 2। तो ये कॉलम्स है दोस्तों। तो पहला रिप्रेजेंट करें कि हमें कितने रोज चाहिए और सेकंड रिप्रेजेंट करें कि कितनी कॉलम्स चाहिए। अब सवाल आता है कि किसी एलिमेंट को ढूंढेंगे कैसे। तो हम जानते हैं कि हमें पहले एरे का नाम लिखना पड़ता है, तो एरे का नाम है मैट्रिक्स, फिर रो इंडेक्स, और फिर कॉलम इंडेक्स। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पे रो नंबर कौन सा है 0 और कॉलम नंबर क्या है 2। ऐसे ही अगर हम किसी और एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करें, जैसे हम इसके नेम की बात करें, तो इसका नाम होना चाहिए मैट्रिक्स और फिर 2 इंडेक्स। तो अभी मैं कुछ दिन पहले आपको नेस्टेड लूप सिखा रहा था। तो टेक्निकली 2D एरे को ट्रेवल करने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, एक वेरिएबल जो रो को ट्रेवल करे और एक वेरिएबल जो कॉलम को ट्रेवल करे। तो अगर हम फिर से नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 है। अब हम बात करेंगे 3D एरे की। अब सिंपल सी बात है, 3D एरे तो इसमें 3 साइज आएंगी। अब देखो 3 साइज क्या क्या होंगी। देखिए रोज और कॉलम्स तो रहेंगे ही रहेंगे, बस आगे ब्लॉक्स जुड़ जाएंगे कि कितने ब्लॉक्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। जैसे मैं एरे का नाम दे रहा हूँ से ए और मैं दे रहा हूँ 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल, नॉट कंपल्सरी कि हम 2 3 4 ही दे, हम कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए इसका फिगर कैसा बनेगा। हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम हमें 2 ब्लॉक चाहिए। ये ब्लॉक इंफॉर्मेशन है, ये रो इंफॉर्मेशन है और ये कॉलम से इंफॉर्मेशन है। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि मुझे ओवरऑल 2 ब्लॉक चाहिए। इसे हम पहला ब्लॉक मान लेते हैं और इसे सेकंड ब्लॉक। अब हम जानते हैं कि इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो इसका इंडेक्स कहलाएगा A0, इसका इंडेक्स कहलाएगा A1। तो ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों कि कौन से ब्लॉक में हम हैं। जैसे हमारे कॉलेज की बिल्डिंग्स में ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा बाकी तो काम आसान है, हमें कितनी रोज चाहिए 3 रोज। तो कॉलेज के पहले ब्लॉक में भी 3 बिल्डिंग्स हैं, यानी 3 फ्लोर्स हैं, और सेकंड में भी 3 फ्लोर्स हैं। और हर फ्लोर पे कितने रूम्स हैं 4 रूम्स हैं। अब हमें इंडेक्सिंग करने आता है, तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2, इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3। तो ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे भी आएगा 0 1 2 0 1 2 3। अब दोस्तों मुझे किसी की एड्रेस निकालनी है, जैसे मुझे इसकी एड्रेस निकालनी है तो तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी। तो एरे का नाम है ए, हम कौन से ब्लॉक में हैं, तो ब्लॉक नंबर 1 में है। कौन सी रो में बैठे हैं, तो रो नंबर भी 1 है। और फिर कॉलम इंडेक्स कि हम कौन से कॉलम में हैं। तो यहाँ टीचर ने ब्लॉक इंडेक्स दिया कि कौन से ब्लॉक में है, यहाँ टीचर ने रो नंबर दिया कि कौन सी रो में हम बैठे हैं, और यहाँ पे हमने कॉलम पोजीशन दी थी कि हम किस कॉलम नंबर पे हैं। अब इसी तरह से अगर हम इस वाले घर की बात करें तो इसका नाम होगा ए, ये 0 ब्लॉक है, रो 1 है और कॉलम 3 है। अब कभी कभी हमें कहा जाता है कैंपस में कि साइज कैलकुलेट कीजिए कि इस एरे की साइज क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जीसीसी में
इंटीजर 4 बाइट्स का होता है। अब यहाँ पे हम देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, तो टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। तो साइज होगी 4 बाइट्स इनटू ब्लॉक्स इनटू रोज इनटू कॉलम्स। तो दोस्तों 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर हो गया 4 इंटू 24 बराबर 96। तो हमें जो टोटल कंजम्पशन होगा वो 96 बाइट्स होगा। अगर आप टर्बो सी में काम करते हैं तो टर्बो सी 16 बिट कंपाइलर है, जहां पे इंटीजर 2 बाइट्स का होता है, जिसका से साइज हो जाती 2 बाइट्स इंटू 24 बराबर 48 बाइट्स। तो जब भी हमें किसी एरे की साइज निकालनी हो तो जो भी डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों हम कुछ कैंपस क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहला क्वेश्चन कैंपस में आएगा, अप टू हाउ मेनी डायमेंशंस we can define an array। तो आंसर है नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डायमेंशंस, but total size should be less than equal to 64 KB for compile time array। तो दोस्तों नंबर ऑफ डायमेंशन से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितने डायमेंशंस बना रहे हैं। अभी हमने साइज कैलकुलेट की थी, तो जो टोटल साइज निकलेगी मेमोरी की कंपैरेटिव एरे में कभी भी 64 KB से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रन टाइम एरे या डायनेमिक एरे, वी कैन allocate memory beyond 64 KB limit using farcalloc and farmalloc function। आगे चल के हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स इन सी। जब हम पॉइंटर्स इन सी पढ़ेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम रन टाइम पे यूजर से साइज पूछ सकते हैं। अब कैंपस क्वेश्चन 2 आएगा, हाउ वी कैन कंप्यूट साइज ऑफ एन एरे। हम किसी एरे की साइज कैसे निकाल सकते हैं। तो आंसर है साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू साइज ऑफ डेटा टाइप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि कितने एलिमेंट्स आपने एरे में स्टोर किए हैं। जैसे एग्जांपल आपको याद होगा हमने अभी लिखा था इंटीजर ए ऑफ साइज 10, तो इसकी साइज क्या होगी दोस्तों, इसकी साइज होगी 4 बाइट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 40 बाइट्स इन जीसीसी। हालांकि हम टर्बो सी में करते तो 20 बाइट्स आती है, क्योंकि टर्बो सी में इंटीजर 2 बाइट्स कंज्यूम करता है। अब कैंपस क्वेश्चन 3 आएगा, हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन मल्टी डायमेंशनल एरे। तो उसका आंसर है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस, नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अभी हमने एक एरे बनाया था इंटीजर a ऑफ 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने मिले थे दोस्तों? हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले थे इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, जो कि बराबर आता है 24 के। जबकि टोटल मेमोरी कंजम्पशन हुआ था इज इक्वल टू 4 बाइट्स इंटू 24 बराबर 96 बाइट्स। अच्छा, अब क्वेश्चन आप लोगों को कुछ घर में सर्च करने हैं, या अगर आपका सब्जेक्ट हो डेटा स्ट्रक्चर तो उसमें आप सर्च करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर memory location for multi-dimensional array। अच्छा, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ एरे की कि एरे की फीचर्स क्या है दोस्तों। तो एरे का सबसे अच्छा फीचर है सिंपल टू इम्प्लीमेंट। तो एरे को इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है, सिंपल टू परफॉर्म सर्चिंग ऑपरेशन एंड सॉर्टिंग ऑपरेशन। सॉर्टिंग का मतलब है अरेंजिंग आइटम्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और सबसे अच्छी खासियत है एनी आइटम कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग इंडेक्स नंबर। अब इसी तरह से कैंपस में पूछा जाएगा कि एरे की लिमिटेशंस क्या है। तो उसकी पहली लिमिटेशन है नीड टू स्पेसिफाई साइज आइदर एट कंपाइल टाइम or at runtime, so not stable when items increase या decrease dynamically। हमारे कुछ फ्रेंड्स का एसएमएस में डेटा स्ट्रक्चर्स है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स में इसका सॉल्यूशन है लिंक लिस्ट। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इसमें, टू इंसर्ट आइटम और डिलीट आइटम एट ए स्पेसिफिक पोजीशन requires shifting of succeeding items, that is time consuming process। if array is too big, इसके लिए मैं एक फिगर आप लोगों के लिए भी बनाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
और अंतिम इसकी ड्रॉबैक है दोस्तों, या लिमिटेशन है, रिक्वायर्स कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, रिक्वायर्स कंटिन्यूअस, आप इसे कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस fail to create if no such memory available. तो इसका सॉल्यूशन लिंक लिस्ट है दोस्तों। तो हमारे जिन दोस्तों का डेटा स्ट्रक्चर सेमेस्टर में है वो देखें कि जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, ये तीनों प्रॉब्लम्स लिंक लिस्ट में इजीली हैंडल हो जाती हैं। अब ये जो पॉइंट है इसका मैं फिगर आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। माजी की मेरे पास एक बिफोर फिगर था, बिफोर फिगर में मेरे पास एक एरे था ए, जिसमें आइटम्स थे 10, 20, 30। अब मुझे कहा गया इंसर्ट 15, लेकिन कहा गया असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट करना है। अब परेशानी क्या है कि 15 यहाँ ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 बैठा हुआ है, तो 20 को यहाँ शिफ्ट करना होगा। लेकिन परेशानी क्या है कि 20 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 30 यहाँ बैठा, तो 30 को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो पहले 30 यहाँ आएगा दोस्तों, जिससे कि 30 की प्लेस पे 20 आएगा। अब देखिए सेकंड फिगर क्या बनेगा, आफ्टर फिगर ऐसा बनेगा, आफ्टर शिफ्टिंग। तो फिगर बनेगा 10, अब ये जगह खाली हो चुकी है, यहाँ आ चुका है 20 और यहाँ आ चुका है 30। अब हम करेंगे इंसर्ट 15, तो यहाँ 15 इंसर्ट होगा। तो फाइनली फिगर क्या बनेगा, फाइनली फिगर बनेगा ए, पहले 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 30। अच्छा, डिलीशियस का रिवर्स फिगर है, जैसे डिलीट हमें कहा गया 15 डिलीट कीजिए, तो फिगर को उल्टा पढ़ना है कि पहले 10, 15, 20 था तो 15 डिलीट हो गया, तो घर खाली हो गया। अब हमें रिवर्स शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, 20 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 30 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे कि वापस ये फिगर आ जाएगा। तो अभी तो मैंने एरे की साइज केवल 4 दी है, इससे ज़्यादा समय कंज्यूम नहीं हुआ, लेकिन अगर ये एरे बहुत बड़ा होता तो काफ़ी समय कंज्यूम होता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पैक्शन प्रोसेस। तो जब आप भविष्य में इंटरव्यू देंगे तो ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि एरे की लिमिटेशंस क्या है। सो दिस इज कॉम्पैक्शन प्रोसेस। कैंपस क्वेश्चन हमने 7 देखा, शिफ्टिंग ऑफ आइटम्स इन एरे टू मेक रूम फॉर सम अनदर आइटम इज कॉल्ड। तो हमने देखा था कि इसका आंसर है दोस्तों कॉम्पैक्शन प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हमने यहाँ पे कैंपस क्वेश्चन 7 कवर किया कि शिफ्टिंग ऑफ आइटम्स को हम क्या कहते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ आइटम्स को हम कहते हैं कॉम्पैक्शन प्रोसेस, जो कि बहुत ही स्लो रहती है और टाइम कंज्यूमिंग जॉब रहता है। फिर मैंने दोस्तों से पूछा कि कंपाइल टाइम एलोकेशन कहाँ से परफॉर्म होता है। तो कंपाइल टाइम एलोकेशन हमेशा स्टैक मेमोरी से परफॉर्म होता है। डजंट मैटर कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, चाहे आप जावा सीखें, चाहे पाइथन सीखें, चाहे सी शार्प सीखें या सी सीखें, कंपाइल टाइम एलोकेशन हमेशा स्टैक से होगा, जबकि रन टाइम एलोकेशन हमेशा हीप से होता है। इसको मैं फिगर से समझाना चाहूँगा आप लोगों को। तो थोड़ी के लिए मान के चलते कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास में बैठे हैं। डेटा स्ट्रक्चर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है दोस्तों।
डेटा स्ट्रक्चर्स में कंसेप्ट होता है स्टैक। जो बेस्ड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। जैसे आप इसे ग्लास समझ सकते हैं दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूं, ग्लास में कुछ कॉइन्स फेंक रहा हूं, लेकिन मुझे जब बाहर निकाले होंगे कॉइन्स को तो मैं ग्लास को उल्टा नहीं करूंगा, मुझे ऊपर से निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने 10 रुपीज का कॉइन सबसे पहले डाल दिया, फिर मैंने ऊपर एक 5 रुपीज का कॉइन थ्रो किया, और फिर एक 2 रुपीज का कॉइन। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग कितना है, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया वो सबसे पहले बाहर आएगा, क्योंकि पहले 2 रुपीज बाहर आएंगे, फिर 5 रुपीज, फिर 10 रुपीज। तो घर में जो हम ग्लास देखते हैं, बिना उल्टा किए अगर हम कॉइन्स को बाहर निकालें, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे में किसी मैरिज पार्टी में जाते तो वहां पे प्लेट्स होती हैं, हम सबसे टॉप मोस्ट प्लेट को बाहर निकालते सबसे पहले। तो जो एलिमेंट टॉप पे होगा वही एलिमेंट पहले बाहर आएगा। अब दोस्तों में दूसरी कहानी सुनते हैं राजा की। अब हम हीप ट्री देख रहे हैं। अब हीप में भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैक्स हीप ट्री। जैसे कि हमने कहा था कि पेरेंट की वैल्यू हमेशा चाइल्ड से बड़ी होगी, तो ये एक राजा है दोस्तों, जिसके 2 बेटे हैं। अब मान लीजिए कि राजा की उम्र 80 साल है, तो डेफिनेटली इसके बेटों की उम्र उससे कम ही होगी। तो जैसे इसकी 55 साल है, इसकी मान लीजिए 40 साल है। अब हो सकता है कि इसके भी कुछ बच्चे हों, हो सकता है कि एक की एज हो 20 ईयर्स और एक की हो 22 ईयर्स। ऐसे हो सकता है कि इसके भी 2 चाइल्ड हों, जैसे एक की एज हो 15 ईयर्स और एक की एज हो फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स। अब राजा की डेथ हो गई, तो जब हम एलोकेशन करते हैं हमेशा यहां से डिलीशन होता है। तो जब हम रन टाइम एलोकेशन करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि पुराने जमाने में राजगद्दी का युद्ध चलता था, तो इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही कि कौन बैठे। तो क्योंकि 55 साल बड़ा होता तो ये अधिकारी हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन जैसे ये ऊपर चला जाएगा तो इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी कि हम में से कौन बैठे। तो हम जानते कि इसकी उम्र 20 साल है, इसकी 21 है, तो ये प्रमोट हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा दोस्तों। तो अल्टीमेटली नई सिचुएशन क्या बन जाएगी, नई सिचुएशन बन जाएगी कि यहाँ पे 55 आ जाएगा, 40 वाले की फैमिली सेम रहेगी, यहां कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ पे आएगा 20। अच्छा, अब हम समझ गए कि अगर अब हम फिर से डिलीट करें तो 55 अगर डिलीट हो गया दोस्तों, तो फिर से इन दोनों भाइयों में लड़ाई होगी। लेकिन आपकी बात क्योंकि 40 पर है तो 40 ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही 15 बढ़ा तो 15 ऊपर चला जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं ये मैक्स हीप है। ऐसे मेरे किसी फ्रेंड ने कहा सर लिंक लिस्ट क्या होती है। दोस्तों लिंक लिस्ट में नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन चलता है। जैसा कि मैंने आपको ट्रेन का सफर समझाया था कि हमारे डिफरेंट फैमिली मेंबर्स डिफरेंट कोच में हो सकते हैं। तो हमारी फैमिली के जो पहले मेंबर उनको मैं हेड मान के चल रहा हूँ। जैसे हमारे पापा जी, सबसे पहले टीसी जो है वो मेरे पापा जी के पास आया से पापा। अब पापा जी से पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली के बाकी मेंबर्स कहाँ बैठे हुए। तो हमारे पापा जी जो हैं उस कोच का नाम बता देंगे जिस कोच में हमारी फैमिली के बाकी मेंबर्स बैठे हैं। जैसे मदर, अब मदर बता देंगे कि हमारी फैमिली का नेक्स्ट मेंबर कहाँ बैठा हुआ है, से माय सिस्टर। और अंत में माजिकी में
अब बस हमारे फैमिली में और कोई नहीं है दोस्तों, तब इसको मैंने नल कर दिया। तो हम सभी जानते हैं कि ट्रेन में कोचेस नंबर होते हैं, तो जैसे ये कोच नंबर S1 है, मदर हमारी जो है फॉर एग्जांपल B1 कोच में बैठी हुई थी, सिस्टर बैठी हुई थी S2 में, और मैं बैठा हुआ था फॉर एग्जांपल जनरल वार्ड में, या जनरल वार्ड ना कह के जनरल कोच कह सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन है, तो कंक्लूजन निकला कि हमारे लिंक लिस्ट में इसको नोड कहा जाता है। अब नोड में दो चीजें होती हैं, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। तो डेटा क्या है और नेक्स्ट एड्रेस क्या है, दिस इज लिंक लिस्ट। अब हम एग्जाम्पल प्रोग्राम सीखना चाहें कि कैसे हम एरेज पे वर्क करते हैं। आज जो भी मैं एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ दोस्तों, वो 1D एरे के एग्जाम्पल है। आने वाले क्लासेस में हम 2D एरे पे वर्क करेंगे। तो आज हम चाहते हैं कि हम एक एरे बनाएं, उसमें कुछ वैल्यूज इनपुट करवाएं, और हम फाइंड करें सम और एवरेज, जैसा कि हम करते थे 12th क्लास मैथमेटिक्स में। तो हमेशा की तरह मैं इंक्लूड किया std.h। दोस्तों, यहाँ पे मैक्स नाम का वेरिएबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे हटा सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्टली 10 लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको यहाँ भी 10 लिखना पड़ेगा। और मान लो कि फ्यूचर में आपको टीचर ने कहा कि 20 एलिमेंट चाहिए, तो आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। फिर मैम ने कहा 200 एलिमेंट चाहिए, तो आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना होगा। इसको हम कहते हैं हार्ड कोड अप्रोच। दिस इज हार्ड कोड, ये रिकमेंडेड नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेहतर क्या है कि हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर लें। कांस्टेंट का मतलब है वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमने इसे कॉपी कर दिया और यहाँ पे हमने मैक्स लिख दिया, तो फायदा क्या होगा कि मान लीजिए कि मैम ने कहा कि 20 एलिमेंट चाहिए, नाउ वी टू मेक ओनली चेंजेस एट सिंगल प्लेस, हम यहाँ पे 20 कर देंगे। मैम ने कहा 200 एलिमेंट्स, तो बस हम यहाँ पे 200 कर देंगे, तो हमें बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप IT इंडस्ट्री में जॉब करें, तो हमेशा सॉफ्ट कोड अप्रोच अप्लाई करें। अब हमें इनपुट लेना है, तो हमने देखा था कि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो हमने सिस्टम से रिक्वेस्ट किया कि सिस्टम अब 0 से शुरू हो और कहाँ तक जाए, लेस देन मैक्स तक, यानी लेस देन 10 तक। प्रिंटफ की मदद से हमने मैसेज डिस्प्ले किया है। जब हम ऑर्डिनरी वेरिएबल को इनपुट करते थे, तो ऑर्डिनरी वेरिएबल हम कुछ ऐसे इनपुट करते थे। बस एरे में क्या करना पड़ता है, एरे में लगाना पड़ता है बिग ब्रैकेट, और हमें इंडेक्स का नंबर देना पड़ता है। जैसे हमने इंडेक्स नंबर आई दे दिया, तो पहली बार आई की क्या है 0, नेक्स्ट टाइम आई की हो जाएगी 1, फिर 2, फिर 3, तो जो इंडेक्स का नंबर होगा उसी नंबर पे एंट्री होगी। हम जानते हैं कि सम की आइडेंटिटी वैल्यू होती है 0, तो हमने इनिशियली सम को 0 रखा है, और सिस्टम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिस्टम जो जो एलिमेंट हम इनपुट करते जाएं, वो एलिमेंट सब में ऐड होता जाए। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम वेरिएबल हो, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू। अच्छा, अब मैं एरे को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, प्रिंट एफ यू हैव एंटर्ड फॉलोइंग आइटम्स। तो हम चाहते हैं कि हम यूजर को शो कर पाए कि हमने क्या क्या एलिमेंट्स इनपुट किए, तो फिर से एक लूप रिक्वायर्ड होगा। तो जब भी हमें एरे को ट्रेवर्स करना हो, तो वी ऑलवेज हैव टू यूज अ लूप। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, जब भी सिंगल स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रेसेस रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं। प्रिंट एफ %d/t AI। लेकिन जब हम कंपनीज में जॉब करेंगे तो रिकमेंडेड तरीका ये नहीं है। रिकमेंडेड तरीका है कि अगर आपने एक भी स्टेटमेंट दिया है तो भी आप कर्ली ब्रेसेस लगाएं, जिससे कि टीम के मेंबर्स को पता रहे कि यहाँ से लेके यहाँ तक लूप है। अच्छा, अंत में हम डिस्प्ले करना चाहेंगे दोस्तों सम और एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, सम अपॉन जो भी मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। आपका याद होगा हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था टाइप कास्टिंग, क्योंकि सी लैंग्वेज में इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर आता है, लेकिन जब हम टाइप कास्टिंग करते हैं तो हमें सही आंसर मिलता है। तो अगर आप टाइप कास्टिंग नहीं करते
तो आपको गलत आंसर मिल सकता था, जैसे 11/2, 11/5 आता है, जबकि अगर हम लिखते 11.0/2 तो हमें मिलता 5.5, जिस कारण से यहाँ पे टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड थी। अच्छा, अब हम शो करना चाहेंगे सम और एवरेज को। सम इज इक्वल टू %d, एवरेज इक्वल टू %.2f, कॉमा सम एंड एवरेज। तो यहाँ पे सम भी शो हो जाएगा और एवरेज भी शो हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम रन करके देखना चाहेंगे। यहाँ मैं साइज को कम करके 5 कर देता हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा इनपुट ना करना पड़े। इसे कंपाइल किया जाए। कोई एरर्स नहीं है दोस्तों। अब इसे रन करते हैं। अब देखिए, आप लोगों को जहाँ डाउट आ रहे थे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमने लूप परफॉर्म किया 0 से लेकर लेस देन मैक्स तक। अब ये मैसेज आ रहा है क्या, एंटर आइटम ए %d। यहाँ पे %d प्रिंट नहीं होगा, %d की जगह आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आई पहली बार क्या है 0, तो लिखा रहा है एंटर A0। मैंने कहा जैसे 20, अब आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई, तो लिखा रहा है एंटर A1। तो जैसे मैंने कहा 15, फिर नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने कहा 18, फिर नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू, तो हमने कहा 12, फिर से अंतिम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने कहा 25। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडेक्स 0 से लेके मैक्स -1 तक जाता, तो यहाँ तक इंडेक्स आ गया। अच्छा, फिर दोस्तों हमने ये मैसेज प्रिंट करवाया था क्या, यू हैव एंटर्ड फॉलोइंग वैल्यूज। अब हमने क्योंकि स्लैश इन यूज किया था तो लाइन चेंज हो गई, और स्लैश टी हमने यूज किया था इसलिए लाइन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे 6 स्पेसेस आ जाएंगे, जिससे कि वैल्यूज के बीच में गैप आ गया है। तो हमें शो हो रहा है 20, 15, 18, 12, 25। अब सिस्टम शो करे कि टोटल सम आया है 90, क्योंकि अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 90 आएगा, और 90/5 बिकम्स 18। तो सिस्टम शो कर रहा है कि एवरेज जो है दोस्तों 18.00 है। अब 00 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 0.2f, जिस कारण से 2 डेसिमल प्लेसेस हमें शो हो रहे हैं। दोस्तों, जब हम कैंपस में बैठे तो हमें कहा जाएगा कि हमें यूजर से स्ट्रिंग लेनी है और स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन बिल्टिंग फंक्शन strlen का यूज नहीं करना है। तो कैसे इसे अचीव करेंगे, ये हम पहले फिगर से समझेंगे और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कैरेक्टर एरे की खासियत क्या है कि कैरेक्टर एरे के हम साइज कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने कैरेक्टर एरे बनाया n ऑफ साइज 10, ये मैक्स लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कम लेटर्स भी इनपुट कर सकते हैं। तो पहले हम गेटिस की मदद से एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए गेटिस यूज होता है। तो हमने सिस्टम से कहा कि आप एक स्ट्रिंग इनपुट करें। यहाँ पे एक एरे बन चुका है साइज 10 का, लेकिन जरूरी नहीं कि हम 10 लेटर्स ही दें, हम उससे कम भी दे सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे दोस्तों मैं छोटा सा एक नाम दे देता हूँ, राज। अब होता क्या कि जब हम इनपुट करते हैं तो हम एंटर प्रेस करते हैं, जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं एक स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं नल कैरेक्टर। इसे नल कैरेक्टर कहा जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ स्ट्रिंग को, कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गई, एंड ऑफ स्ट्रिंग। अब हम जानते हैं कि राज में 3 लेटर्स हैं, लेकिन क्योंकि नंबर इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है, इस कारण से जहां पे अंतिम लेटर जी, वहां पे इंडेक्स 2 है। हालांकि /0 एक्स्ट्रा लेटर है, लेकिन क्योंकि नंबरिंग 0 से शुरू हो रही है तो लेंथ एक्चुअली हमारी /0 के बराबर है। तो कितना अच्छा हो कि हम एक वेरिएबल आई लें
और उस वेरिएबल आई से कहें कि आप हर लेटर को उससे पूछें कि वो स्लैश जीरो है या नहीं। तो हम एक वेरिएबल आई ले लेते हैं और हर बार हम एन आई फाइंड करेंगे और सिस्टम से कहेंगे कि एन आई अगर नॉट इक्वल टू स्लैश जीरो हो तो उस केस में आप आगे बढ़ जाएं। तो अब तो ये बस छोटी सी मैथमेटिक्स ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। पहली बार आई जीरो था, अब एन के जीरो पे क्या है आर, क्या ये स्लैश जीरो नहीं है? यस। तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी वन। अब नेक्स्ट टाइम आई वन है और वन पे क्या है ए, ये भी स्लैश जीरो नहीं है। यस। तो हम बढ़ गए आगे तो वैल्यू हो गई टू। नेक्स्ट टाइम टू पे हमें मिला जी, जो कि स्लैश जीरो नहीं है, तो वैल्यू बढ़ के हो गई थ्री। अब थ्री पे हमें क्या मिला दोस्तों? स्लैश जीरो। क्या स्लैश जीरो नॉट इक्वल टू स्लैश जीरो? तो फॉल्स। और हम जानते हैं कि लूप रुक जाता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो कंक्लूजन निकला दोस्तों कि आई थ्री पे रुक गया है। तो हम यहाँ पे अंत में अप्लाई लॉजिक या फाइंड पोजीशन ऑफ स्लैश जीरो इन वेरिएबल आई। हमने वेरिएबल आई में लेंथ फाइंड कर ली और अंत में हमें प्रिंट करना पड़ेगा आई को। तो जो आई की वैल्यू होगी वही हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो अभी प्रोग्राम सीख रहे हैं कि कैसे हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया मैक्स, जिसको हमने रखा है 10, जिससे कि जब हम कैरेक्टर एरे बनाए दोस्तों तो वहां पे हम डायरेक्टली यूज कर पाए मैक्स का। कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई कहे कि स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो आपको कुछ हिस्से से लिखना होगा। अब आप मैक्स की जगह 10 लिख सकते हैं, लेकिन इससे परेशानी क्या होगी कि आप फ्यूचर में साइज बढ़ा नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि अगर आप फ्यूचर में साइज बढ़ाना चाहें तो साइज को इंक्रीज करने में आपको आसानी होगी। हमने यूज एक स्ट्रिंग पुष्टि गेटेस्ट की मदद से, क्योंकि हम जानते हैं कि गेटेस्ट का मतलब है गेटेस्ट स्ट्रिंग। अब जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें स्लैश जीरो फाइंड करना होता है। तो हमने सिस्टम से कहा कि मैं आई को जीरो से शुरू करना है और तब तक लूप चलाना है जब तक कि स्लैश जीरो ना मिल जाए। अब हम जानते हैं कि हर लूप में इनिशियल वैल्यू आती है, तो ये इनिशियल वैल्यू है दोस्तों लूप की। ये कंडीशन पार्ट है। आने वाली क्लासेस में हम कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक सीखेंगे दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ एक लाइन छोड़ दीजिएगा जिसका हम नेक्स्ट क्लास में यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे आई प्लस प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि हर लूप में काउंटर भी आता है। अभी लूप तभी रुकेगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हम लास्ट में प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ परसेंट एस। हम जानते हैं कि परसेंटेज स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, इक्वल टू परसेंट डी। परसेंट डी इंटीजर के लिए यूज होता है। तो हमारे पास स्ट्रिंग थी एन जिसकी लेंथ है आई, हमेशा की तरह लास्ट में रिटर्न जीरो और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपसे मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं, यूज फॉर लूप टू डिजाइन अबव कोड। और हिंट भी देना चाहूंगा मैं, इन फॉर लूप ए बी सी can be specified together in a single statement। तो क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के यहाँ पे नंबरिंग की हुई है ए बी सी, तो बस आपको करना क्या है, फॉर लूप की मदद से तीनों को एक साथ रखना है, जिससे कि ये प्रोग्राम फॉर लूप से भी डिजाइन हो जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इससे हम कोड बॉक्स में ट्राई करना चाहेंगे।
तो इसका नाम होना चाहिए फाइंडिंग स्ट्रिंग लेंथ, फाइंडिंग स्ट्रिंग लेंथ विदाउट strlen.cpp। इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। दोस्तों हमसे नेम पूछा गया तो मैंने कहा राज, तो सिस्टम कह रहा है कि राज की लेंथ 3 है। अब दोस्तों मैं अपना ही नाम दे देता हूं, तो सिस्टम कह रहा है कि नेम की लेंथ है 9। दोस्तों कंपनी में जब हम काम करेंगे तो हमेशा आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे जो 1 जो है एडिशनल 1 स्पेस फॉर /0। कारण क्या कि साइज मैंने 10 दी है, लेकिन टेक्निकली लेटर्स केवल 9 स्टोर हो पाएंगे, क्योंकि /0 को भी एक घर चाहिए। तो यू ऑलवेज हैव टू काउंट 1 मोर स्पेस फॉर टेकिंग द स्पेस। हाली फिलहाल में यहाँ पे ऐसा नहीं करो, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा एक स्पेस आपको /0 के लिए की भी काउंट करना है। अच्छा, और मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, घर में ये ऑप्शनल क्वेश्चन है अपने दोस्तों के लिए। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन in some average example। दोस्तों हमारी जो 12th क्लास की मैथमेटिक्स थी उसमें एक कंसेप्ट था, तो जिन जिन दोस्तों को स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट आता है वो इस प्रोग्राम को अचीव करेंगे, बाकी जिनको नहीं आता है वो इसे छोड़ सकते हैं। टू डू इट होम। दोस्तों मैथमेटिक्स में 2 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये भी 12th क्लास का कंसेप्ट है। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है x इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा, y इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। तो क्वेश्चन क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं। एल्गो है कन्वर्टिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो रेक्टेंगुलर में चलता है x और y, जबकि पोलर में चलता है दोस्तों r और थीटा। तो हम यूजर से सबसे पहले क्या इनपुट करवाएंगे, हम यूजर से कहेंगे इनपुट r, q। अब सभी को इनपुट करना आता है। अच्छा, यहाँ पे जो q है वो एंगल इन डिग्रीज में, एंगल इन डिग्रीज, लेकिन हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज डिग्रीज नहीं लेता, रेडियंस लेता है। अब स्टेप 2 हम देखेंगे x इक्वल टू आर इंटू साइन कॉस, जो भी एंगल है इंटू m अंडरस्कोर पी आई। आपको याद होगा हमने काफी दिन पहले मैट और एच पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मैट और एच में m अंडरस्कोर पाई जो पाई को रिप्रेजेंट करता है अपॉन 180, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कन्वर्टिंग डिग्रीज टू रेडियन। लेकिन इसके लिए हमें कौन सी इंटरफेस चाहिए होगी, मैट और एच। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे फाइंड किया है x को, सेम वैसे ही हम फाइंड करेंगे y को, बस y हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। और अंत में क्या प्रिंट करवाएंगे आप लोग, अंत में आप लोगों को प्रिंट करवाना पड़ेगा x और y को। अच्छा, मैं इसका रिवर्स होमवर्क भी दे रहा हूँ, रिवर्स असाइनमेंट। टेक rectangular coordinates x, y and find r, q। दोस्तों इसका मैं एल्गो नहीं लिखूंगा,
शॉर्ट में आपको मैं समझाना चाहूँगा, हम सभी को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना होगा और फिर स्क्वायर रूट निकालना होगा। दैट मीन्स आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि एक्स और वाई को हम आर और थीटा में कन्वर्ट कर पाए। ऐसे में पता साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड कर पाएंगे। तो आप लोगों का टास्क रहेगा ये ऑपरेशन परफॉर्म करना। और अगेन मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि 12th क्लास मैथमेटिक्स को रेफर करके आप इसे अचीव कर सकते हैं।